Hello everyone, this is Vindaza. I am from Jugate Spring 2020. I have over here Rekha with me. She is from Jugate Fall 2019. So we decided to do the podcast in order to discuss about the Jugate, its guidelines, what's the eligibility criteria, how to do the statement of purpose. So starting from here, Rekha will start and give you the introduction of the Jugate. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा महेश्वरी है और मैं यूग्रेड एलमनाई हूँ फॉर 2019 से। और मैं यूग्रेड स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो अमेरिका गई थी। एक सेमेस्टर मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टडी किया था और 6 मंथ्स वहाँ पे स्पेंड किए थे। तो इसी ड्यूरेशन मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक्स को एक एक्सपोजर लिया था वहाँ का। और उसके साथ साथ मैंने मल्टीपल अमेरिकन सिटीज़ और स्टेट्स को विजिट किया था। तो ऑलमोस्ट एक पूरा अमेरिका का ट्रिप हो गया था और उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो लर्न करने को मिली और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान ग्रो किया है वहाँ पे। तो यूग्रेड एक स्कॉलरशिप है। इसको यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता है और हर साल इसकी एप्लीकेशन आती है। और यहाँ पे जो है वो इसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली। और इसके फिर मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो इनको सिलेक्ट किया जाता है। ये कंप्लीटली एक मेरिट पे प्रोसेस है और इंसान की क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप स्किल्स के बुनियाद पे जो है वो उनको सिलेक्ट किया जाता है। और लिमिटेड स्टूडेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान फिर उनको अमेरिका भेजा जाता है। So now Junaid will tell you about the eligibility criteria about the UGRAD. The eligibility criteria for the US is that first of all आपको पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, आपकी एज 25 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए। थर्ड, आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल होनी चाहिए पाकिस्तान के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, लाइक BS प्रोग्राम में। फोर्थ, आप 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में हो, यानी कि आपकी डिग्री का सेकंड या थर्ड ईयर हो, जो कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर्स बनते हैं। द लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट के एप्लीकेंट्स को अपनी डिग्री के जो करंट ट्रांसक्रिप्ट हैं वो अटैच करने पड़ते हैं। जब हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसी के साथ हमारे पास इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी और US दोनों की सिटीजनशिप है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपके पेरेंट या स्पाउस US में हैं या US के सिटीजन हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड, अगर फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन या USCFP ऑर्गेनाइजेशन और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और USAID में अगर आपका कोई बहन भाई, आपके पेरेंट्स या आपके स्पोज हैं तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। एंड लास्ट इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट के स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, लाइक अगर आपका लास्ट ईयर है, आपका 7th और 8th सेमेस्टर है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो from here, Rekha will take you about the process of the application, and she will tell you also about the grant benefits. Okay. So जैसे कि एप्लीकेशन जो है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कुछ भी मैन्युअली नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मैन्युअली नहीं करना है। सारा जो है वो ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक जिस वो स्कैनिंग होगा और वैसे आपको अपलोड करना है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट इस तरह होती है कि सबसे पहले जो है वो आपकी बेसिक इन्फो जो है वो पुट होती है, फिर आपकी एकेडमिक इन्फो पुट होती है और इस तरह जो है वो आपके सब जो डिटेल्स होंगी ना वो सब आपके पास होंगी। ठीक है, एवरीथिंग इज इन योर डॉक्यूमेंट्स। आपको सिर्फ उनको जो वो प्लेस करना है राइट जगह पे। और इनके जो है वो मतलब एक इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है कोड्स को फिल करने का, या फिर जो मोबाइल नंबर्स वगैरह होते हैं ना उनको उस तरह फिल करने का। तो ये ध्यान में रखना होगा कि वो किस वे में मांग रहा है, क्योंकि जब मैं अपनी एप्लीकेशन फिल कर रही थी तो मुझे मल्टीपल टाइम्स जो वो एरर आ रहे थे, जस्ट बिकॉज वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में मांग रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा नंबर होता है, वैसे तो हम 0 से शुरू करते हैं, बट इंटरनेशनल फॉर्मेट में पाकिस्तान का कोड आता है। ठीक है, तो इस तरह भी जो वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है वो उसके हिसाब से हमें पुट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंग्लिश का होता है कि टॉफिल आपने कभी की है या नहीं की है। अगर आपने की है तो आप सिंपली स्कोर अपना पुट कर दें, अगर आपने नहीं की है तो आप जो है वो ऑप्शनल है, वो आप नहीं भी फिल कर सकते हैं। इस तरह आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक वो क्या करते हैं, उनकी पूरी गार्डियन की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है इस पूरे प्रोसेस में, जस्ट बिकॉज के उनकी परमिशन इस पूरे प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन सबका होता है कि ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स।
ट्रांसक्रिप्ट जो होती है ना वो आपको रिसेंट लगानी है, मतलब जो लास्ट एग्जाम दिया आपने और वो एग्जाम जो है वो उसमें जो रिजल्ट आया है आपका वो आपको लगाना है ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है। अब कुछ अभी मुझे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हमारा इस साल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आपका जो प्रीवियस साल का रिजल्ट आया है उसको जो है वो आप अटैच करें, या प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट आया है ना वो अटैच करें। बट यूनिवर्सिटी की एक ट्रांसक्रिप्ट रिसेंट होना बहुत जरूरी है, तो आप सारी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उसमें पुट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पास अगर सर्टिफिकेट्स हैं किसी भी वॉलंटियर एक्टिविटीज के, या फिर आपकी कोई भी स्किल्स के, या किसी भी अप टिल नाउ अब अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट्स मिले हैं आप उसको अटैच कर दें, उसको स्कैन करा के उसको अटैच कर दें। आप जितने सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे उतने आप अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है, वहां से भी आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, आप उन सबको जो है वो कंपाइल करके स्कैन करके पुट कर सकते हैं। ऐसे तो वैसे मतलब सोचा जाता है कि जितने ज्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी पूरी इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि वो एनालाइज करते हैं उसको, पूरा एक प्रोसीजर होता है। बट एक आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है ना उसमें स्ट्रेंथ पैदा करते हैं सर्टिफिकेट्स, जस्ट वो आपको शो करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, आप उनको स्कैन करा के अटैच कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है। आपकी और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको वो दिमाग में रख के, नजर में रख के जो है वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसओपीज एंड ओवर टू यू जुनैद। स्टार्टिंग आप बता देंगे किस तरह एसओपी करेंगे, फिर मैं उसको फर्दर जो है वो एम्पलीफाई करूंगी। ओके, फॉर द एसओपी, एसओपी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एसओपी के वर्ड्स जो हैं 250 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेकंड, एसओपी के लिए आपको 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं एप्लीकेशन पर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एसओपी कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसे हमें क्या क्या चीज़ें एंटर करनी चाहिए। तो वो आपके सब आंसर्स उन्हीं 4 क्वेश्चंस में ही होते हैं। लाइक अगर आप उन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप सही तरीके से देते हैं, सही मानों में देते हैं, तो आपकी एसओपी क्लियर हो जाती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एसओपी, एसओपी में ये है कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कर क्या रहे हैं। तो आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका नाम जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में मौजूद है, तो आपका नाम वहां से पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक है आई एम दिस, आई एम फ्रॉम देयर, तो उसमें ये है कि आप अपने वर्ड्स जाया कर रहे हैं, उसकी जगह आप कुछ बहुत प्रोडक्टिव ऐड कर सकते हैं बीच में। सो आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड दे सकते हैं बीच में। एकेडमिक बैकग्राउंड में ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सी डिग्री कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी उनकी एप्लीकेशन में पता है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। बस आपको ये है कि आपको ये बताना है कि आपको लाइक अगर आपका बैकग्राउंड किसी रूरल एरिया से है, जैसे कि फाटा फाटा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो यहाँ के लोग हैं इनको लाइक ज़्यादा किया जाता है कि आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे के लिए, तो तब आप बीच में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने एकेडमिक गोल्स ऐड करें कि आप कौन सी आप डिग्री में क्या पढ़ रहे हैं। तो डिग्री में क्या पढ़ रहे हैं कि उसमें ये मतलब नहीं है कि आप अपने कोर्सेज बता दें मैं क्या पढ़ूँ, लाइक आप अपना इंटरेस्ट किस में मैटर करेंगे। कि फर्ज करें कि मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो मैंने इसलिए बताया कि लाइक आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों चूज़ किया था, और मैं कंप्यूटर साइंस को लेके मेरे लाइफ में क्या गोल्स हैं, और मैं इसके लिए आगे क्या करना चाहता हूँ। थर्ड ये है कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। ये आपकी सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि मैं यूएस क्यों जाना चाहता हूँ, और आप क्यों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पर। तो उसमें ये है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आप को खुद एक्सप्लोर करना है कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, आप खुद ही चेक करें। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं यूएस से वैसे जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, या अगर आप ये कहते हैं कि बस हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर भी ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने बहुत सा ख्याल रखना है। फोर्थ जो है वो ये है कि अगर जब आप यूएस से वापस आएंगे तो आप अपने मुल्क को कैसे सर्व करेंगे। क्योंकि वो जब आप पर एक आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो उसके लाइक 30 to 33 थाउजेंड to 35 थाउजेंड उनका पर $30 to 35 थाउजेंड उनका पर स्टूडेंट पर एक्सपेंस आ रहा होता है। तो उसमें ये है कि वो सिर्फ ऐसे ही एक्सपेंस आप पर नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब आप वापस आएंगे तो आप अपने कंट्री को सर्व करेंगे। तो उसमें ये है कि जब ये भी चीज़ आप ऐसा भी मेंशन करें कि जब आप यूगेट से वापस आएंगे तो आप अपने कंट्री को आप कैसे सर्व करेंगे। सो यहाँ से आगे आपको रेखा डिटेल में बताएंगे। हाँ, तो एसओपी जो है वो यूग्रेड एप्लीकेशन का एक मेन पार्ट है, ठीक है। आपकी पूरी जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी बेस करती है एसओपी, ठीक है। एसओपी का मतलब ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब व्हाट
यू आर एंड व्हाट यू हैव बीन, और आप अभी तक क्या कर रहे हो और अपनी लाइफ में किस तरह ग्रो हुए हो। तो जिस तरह जुनैद ने बताया कि अपना नाम या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये मैं भी मतलब इसी बात पे बिलीव करती हूँ कि मेंशन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपका नाम, एप्लीकेशन स्टार्ट ही नाम से होती, तो उसमें इंट्रोडक्शन में नाम मेंशन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपनी बिलोंगिंग से जो है वो शुरू कर सकते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले थोड़ा सा अपना कैरेक्टर के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में जो वो इंट्रोडक्शन देके आगे जो अपने आइडियाज या गोल्स हैं अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, या फिर कम्युनिटी का अगर आपने कोई सर्विस की है या फिर कम्युनिटी के लिए कुछ परफॉर्म किया है या कोई भी लीडरशिप स्किल की है, तो आप उसे मेंशन करें, ठीक है। और आगे के आपके क्या गोल्स हैं, क्या आइडियाज हैं, उनको आप नरेट करें, और उसके साथ आप जो है वो उन आइडियाज को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज वर्ड्स को पेश करना इज इजी, पर उनको हकीकत में जो है वो प्रैक्टिकली वे में दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप उनको जो है वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये जो है वो वहां पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह आपके 2 पैराज हो जाएंगे। थर्ड पैरा में जो है वो आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप मतलब थर्ड पैरा में जो है वो वैसे 250 वर्ड्स की लिमिट है, तो मतलब उसमें आप ये लिखेंगे कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी यू ग्रेड की मिल जाती है तो आप इसको किस तरह अवेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी तो मैंने अमेरिका जाके वहां पे जो है वो कम्युनिटी सर्विस किया, या फिर लीडरशिप स्किल्स गेन की, या फिर अमेरिकन जो लाइफस्टाइल या कल्चर है वहाँ का एक्सपोजर हासिल किया, और उसके बाद जो है वो अपनी कंट्री वापस आके जो है वो डिफरेंस चेक किया, या एक उम्मीद या एक लीडरशिप स्किल्स मेरे अंदर एक ग्रो हुई कि मैं किस तरह जो है वो सर्व कर सकती हूँ, या किस तरह जो है वो अपने आप को जो है वो एक पूरे लीडर्स कम टीम में जो है वो अपने आप को एक लीडरशिप स्किल्स में रख सकती हूँ। तो ये चीजें जो है वो हम गेन करते हैं, हम लर्न करते हैं वहां पे। तो इस तरह आप जो है वो अपनी एसओपी में रख सकते हैं। और एक बात मैं खास यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अभी जिस तरह मतलब एसओपी सब लिख रहे हैं तो हर कोई एसओपी मांग रहा है कि एसओपी दो, अपनी एसओपी दो। आई जस्ट वांट टू मेंशन कि एसओपी किसी की छापने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप एसओपी छापते हो ना, वो आपके वर्ड्स नहीं होते, किसी और के वर्ड्स होते हैं, आप वहां उनको सिर्फ कॉपी कर लेते हो। आपको हर एसओपी जस्ट 250 वर्ड्स हैं। अगर आपके पास आइडियाज हैं, गोल्स हैं, अपने वर्ड्स हैं, तो आप उनको किसी भी शेप में लिख सकते हो। एसओपी इज नॉट अ बिग डील। कहते हैं ना कि लिखना शुरू कर दें तो मतलब इतना लगता ही नहीं है टाइम, किसी की छापने से कुछ भी नहीं होगा। आई नो कि आइडिया आपको मिल जाता है, बट अगर आपको एक प्रोसीजर पता है आप लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप जितना भी मतलब किसी और की किसी एलमनाई की एसओपी कॉपी करें या कुछ भी करें, बट जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो वो इंटरव्यू सारा उस एसओपी से होता है। उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो है वो उसी से वो पूछते हैं। अगर उनमें से अगर आपको पता नहीं हो कि आपने ये कॉन्टेक्स्ट किस में से लिखा है, तो ऑब्वियसली वो आपकी एक रिजेक्शन के उसमें जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप कोशिश करें, आपके पास टाइम है, 20 days इज मोर देन इनफ, ठीक है। उसमें आप अपनी कोशिश करें, और जरूरी नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट वोकेबलरी आप यूज करें। वोकैब का कोई इसमें रोल नहीं है। आप सिंपल प्रॉपर इंग्लिश में भी जो है वो लिख सकते हैं, और अपना जो सेंटेंस है ना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पर खुदारा किसी की जो वो छापने की जरूरत कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई एक इंसान अपना लिखता है ना, तो वो अपने गोल्स, अपनी आइडियाज के हिसाब से लिखता है, और वही जब उससे एसओपी में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वो उसका जवाब भी दे सकता है, क्योंकि उसने खुद लिखा है, उसके पास जस्टिफिकेशन भी है। पर इस तरह जो है वो आइडियाज जरूर लो, मैं कहती हूँ हर जगह से आइडियाज लो, पर किसी की वर्ड्स को कॉपी करना बहुत बुरी बात है। और हमारे यहाँ पे अब यही हो रहा है कि मतलब एसओपी दो, हमें जो है वो यहाँ से कॉपी करना है, या फिर हमें जो है वो देखना है। आइडिया भले लो, अगर आपको प्रोसीजर पता है और किसी का आप एज ए एग्जाम्पल यूज करना चाहते हैं, इट्स गुड, इट्स रियली गुड, बट प्लीज किसी को कॉपी ना करें, क्योंकि हर किसी का अपना विजन होता है, हर किसी का अपने आइडियाज होते हैं, अपना थॉट्स होते हैं, और अपनी लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं। आपके भी कुछ गोल्स होंगे, क्योंकि पर्पस होता है लाइफ का। तो आप भी जो है वो अपने वर्ड्स को यूज करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, और आपकी जो एसओपी है ना उसको स्ट्रेंथ देंगे। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि फेमस पोएट्स या फेमस लोगों के जो वो कोटेशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं वहां पे एसओपी में। इस तरह भी ना करें, क्योंकि कोटेशंस वगैरह इज अगेन अ कॉपी थिंग ना। तो कोटेशंस वगैरह इन्वॉल्व ना करें। जो 4 या 3 पैराज हैं उनमें अपनी बात को रखने की कोशिश करें, और सिंपल इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। नाउ ओवर टू यू जुनेद, इफ उसके पास जो है वो कुछ मोर डिटेल्स हैं एसओपी के रिगार्डिंग। ओके, सो एसओपी में कुछ चीजें और हैं कि जैसे रेखा ने बताया कि आप किसी का कॉपी ना करें, क्योंकि ये जो काम आता है ये आता है प्लेजरिज्म में। अगर आपके
एप्लीकेशन में आपके एसओपी में प्लेजरिज्म होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो कम्प्लीटली डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी आपको ले जा सकती है। और ये नहीं है कि अगर आपकी एसओपी में आपने किसी कॉपी की हुई या प्लेजरिज्म आपका फर्ज करें फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ा गया, तो वो किसी स्टेज में भी, प्रोग्राम के किसी स्टेज में भी आपको प्रोग्राम से आउट कर सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो इसमें ये है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो कभी भी ना लें। कोई भी इसको आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप प्लेजराइज, कि आप प्लेजरिज्म करें, किसी का भी प्लेजराइज कंटेंट उठाएं और वो आप अपनी एसओपी में ऐड करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और एसओपी मांगें भी ना किसी से। सो बेटर यही है कि आप खुद अपनी एसओपी लिखें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर आपको कोई खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो आप ही हैं, आप ही खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रांट बेनिफिट्स का है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके पास लाइक जो एकेडमिक स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें होते हैं, और कौन कौन से बेनिफिट्स लाइक फुली फंडेड है, हाफ फंडेड है। तो उसमें जो ग्रांट बेनिफिट्स हैं, उसमें फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके पास राउंड राउंड ट्रिप एयर फेयर होता है, कि लाइक आपके यूएस जाने की और आपके यूएस से आने की दोनों टिकट्स आपकी वो स्कॉलरशिप कवर करती है। सेकंड जो आपके बेनिफिट है वो है ट्यूशन एंड फीस है। आपकी जो ट्यूशन, आपकी जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी फीस होगी, वो आपकी जो ग्रेड कवर करेगा। लाइक अगर आपको उसमें भी आगे जाकर आता है कि जितने क्रेडिट आवर्स वो बताते हैं आपसे, उतने क्रेडिट आवर्स उठा सकते हो। तो जितनी ट्यूशन एंड फीस आपके जो चार्जेस होंगे वो जो ग्रेड की तरफ से कवर होते हैं। थर्ड जो है हाउसिंग एंड मील। हाउसिंग एंड मील ये है कि अगर आप वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, अगर आप वहाँ पर होस्ट फैमिली के साथ रहते हैं, और आपने आपके वहाँ के रहने का और खाने पीने का, आपके रहने का और खाने के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो सब कुछ स्कॉलरशिप के थ्रू कवर किए जाते हैं। उसके लिए आपको बकायदा पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। एंड स्टाइपेंड इज अ डिफरेंट थिंग। तो स्टाइपेंड के अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में जो होता है वो आपका मील प्लान ऑलरेडी कवर्ड किया गया होता है, और आपके हॉस्टल चार्जेस ऑलरेडी कवर्ड होते हैं। फोर्थ जो है कि आपको लिमिटेड अलाउंस मिलता है बुक्स के लिए, क्योंकि अब जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपका नया सेमेस्टर शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोर्स की बुक्स लेनी पड़ती हैं। तो उसमें ये होता है कि उसके लिए आपके लिए अलग से आपको अलाउंस दिए जाता है, आपको अलग से लिमिटेड अलाउंस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। तो वो इसलिए होता है कि उसमें आपकी बुक्स वगैरह कवर आराम से हो जाती हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सीडेंट एंड सिकनेस कवरेज। जुगेट एप्लीकेशन जो है, इसमें ये है कि आपके पास अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप सिक हो जाते हैं, तो वो कवरेज भी आपके आपकी मेडिकल कवरेज भी एप्लीकेशन की तरफ से की गई होती है। कुछ का ये भी होता है कि उनकी यूनिवर्सिटी की अलग से होती है इंश्योरेंस होती है, और जुगेट की तरफ से अलग इंश्योरेंस होती है। सही। और उसके बाद जो लास्ट है वो है आपका मंथली मेंटेनेंस अलाउंस। मंथली अलाउंस आपको मिलता है अराउंड $400। तो उसमें ये होता है कि आपको, अगर आपने कहीं घूमना फिरना है, अगर आपने कहीं आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं, और अगर आपने लाइक लड़कों ने शेव करनी होती है और लड़कियों ने लिपस्टिक लेनी होती है, तो वो आपके काम इसी में पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हैं वो हमारे पास आते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ गए हैं कि जो ग्रेड्स से रिलेटेड कुछ लोगों की क्वेरीज हमारे पास आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेरी हमारे पास ये थी कि एक स्टूडेंट LLB का है और साथ वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है, और वो थर्ड ईयर में है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका आंसर देखा देंगे। जिस तरह जुनैद आपने कहा कि वो एक एलएलबी का स्टूडेंट है और थर्ड ईयर में है और एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो बेसिकली ये है कि यूग्रेड जो है वो 14 to 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हो और किसी भी मतलब प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हो, तो एलएलबी का मसला नहीं है। बट जो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो उसका मतलब मसला हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सोनली सिर्फ एजुके स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक स्कॉलरशिप है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप जो वो यूग्रेड यूएसएफपी की जो ईमेल एड्रेस है ना, वहां पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं, और आपकी इस कंडीशन को जो है वो पूछ सकते हैं उनसे कि आइदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सेकंड ये है कि यूग्रेड में स्टूडेंट्स किसी को भी जॉब्स अलाउ नहीं है। इवन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप अमेरिका तक पहुंच भी जाते हो, वहां पे भी आप एज अ कल्चरल एक्सचेंज स्टूडेंट ही होगे, वहां पे वर्क करोगे, रोल प्ले करोगे, बट वहां पे भी आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वहां पे सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह अलाउ नहीं होता है वहां का। जस्ट आप वहां पे वो आपको सारा मतलब आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के आपकी सब चीजें पे होती हैं, आप इवन ट्रैवल करते हो वो भी आपका स्टाइपेंड से हो जाता है। तो आपको तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से मतलब अगर सिलेक्शन हो जाती है तो अमेरिका चले जाओ। तो दैट्स द थिंग। तो उनको आप ये क्या मतलब हो सकता है कि कह सकते हैं कि आप यूएसएफपी की जो है वो उनको ईमेल कर दें, ठीक है। तो जुनैद एक और सवाल हमारे पास ये आया है कि अगर हम यूग्रेड में जाते हैं तो हमारे क्रेडिट आवर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं नहीं होते हैं, या सेमेस्टर फ्रीज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह आप इसको कैसे जो वो आंसर कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर फ्रीज का मैं बताऊंगा कि आपको सेमेस्टर फ्रीज करना पड़ेगा। अगर आप स्कॉलरशिप पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सेमेस्टर फ्रीज, यहाँ पर आपकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आपको सेमेस्टर फ्रीज करके जाना पड़ेगा, और आपको यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि मैं वापस आकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहूँगा, कंटिन्यू करूंगा। सेकंड जो है, आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी पर और आपकी एचएससी की क्राइटेरिया पर। ये ऐसा डिपेंड करता है कि अगर आपके पास, अगर आप क्रेडिट आवर्स ऐसे पढ़ते हैं कि जो एचईसी क्राइटेरिया में है, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है वो अलाउ कर देती हैं कि आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पर क्रेडिट आवर्स ही ऐसे पढ़ते हैं जो एचईसी क्राइटेरिया में नहीं है, तब आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर नहीं होते ज़्यादातर। तो इसमें ये होता है कि ये कोई 100% नहीं है कि आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, मगर जो अलुमनाइज के एक्सपीरियंसेस हैं, जितने अलुमनाइज से हमने बात वगैरह की है, और जितने अलुमनाइज को हम जानते हुए हैं जो हमारे साथ डिफरेंट गए हैं, तो उनमें यही है कि अगर आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर आपके एचएससी के क्राइटेरिया में वो क्रेडिट आवर्स हैं, वो कोर्स है, उसके उतने क्रेडिट आवर्स का है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है। एंड स्टिल ये आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना पड़ेगा, और आपको डिफरेंट, लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई अलुमनाई है तो आप उससे कॉन्टेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपके ट्रांसफर हुए थे या नहीं हुए थे। अगर आप पर्सनल पर जाएं तो मेरे नहीं ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि जो मुझे वहाँ पर क्रेडिट आवर्स मिले थे वो क्रेडिट आवर्स अच्छी सी क्राइटेरिया में नहीं थे। तो मैंने फिर वहाँ पर ऐसे क्रेडिट आवर्स उठाए कि लाइक जो मुझे इंटरेस्ट में थे, और मुझे क्योंकि मुझे अच्छी क्राइटेरिया के कोई भी कोर्स नहीं मिला था, तो मैंने दूसरे कोर्सेज उठा लिए, और थे वो मेरी फील्ड के ही, मगर वो आवर्स अच्छी सी क्राइटेरिया में नहीं थे, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं हो सके। मेरे साथ के ही बहुत से हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं, और वो अभी अपने लास्ट सेमेस्टर्स में हैं। तो आपको क्योंकि क्रेज ये आता है कि हम अपनी डिग्री भी टाइम पर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आपकी डिग्री तब टाइम पर हो जाएगी अगर आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर हो सकेंगे। अगर आपके क्रेडिट आवर्स सही ट्रांसफर सही। नहीं हो सकेंगे तो आपकी डिग्री थोड़ी लेट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, डिग्री लेट हो भी हो जाए तो इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इतनी बड़ी एक्सपोजर मिल रही है। स्टिल ये सही। आपकी मर्जी तो पर डिपेंड और करता है, ये एक आप चीज में अपना ये भी डिसीजन। हाँ, ये मैं यूनिवर्सिटी का भी ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज आपके क्रेडिट का आर्ट्स को जो वो एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट करती हैं। और अमेरिका में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो वो फेवरेट सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने फेवरेट जो वो प्रोफेसर्स या फिर जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उनको चूज करके स्टडी कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ पे जो वो हर क्लास का अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, और वो कंपलसरी होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल का हो गया, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हर साल के जो वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डिफरेंट पूरा प्रोसीजर है उनका, ठीक है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो वो क्रेडिट ट्रांसफर मोस्टली नहीं होते हैं। तो आपको, आप जब यूग्रेड का पूरा सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के बाद जब वो आपको एक एनओसी बनती है, वो एनओसी आपकी यूनिवर्सिटी से बनती है, ठीक है। तो वहां पे यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही होती है कि अगर ये हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं, तो इनको पूरा हक है कि ये वापसी आके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और उनको टर्म बैक ना लगे, और ये जो वो आके आकर एग्जाम्स दें। तो उनके लिए आइदर जो वो स्पेशल एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो वो यूनिवर्सिटी खुद उनके लिए जो वो एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इधर आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मतलब कभी हो जाते हैं, बट मोस्ट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे, और वो एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरह है। और अगर नहीं भी होते हैं तो इसमें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूग्रेड स्कॉलरशिप एक मार्वलस फैंटास्टिक स्कॉलरशिप है, क्योंकि और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बहुत चंद हीरो को चुना जाता है, आई मीन बहुत चंद लोगों को चुना जाता है पूरे पाकिस्तान से, और जिसको भी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए करियर के बहुत अच्छे गोल्स जो वो खुलते हैं, डोर्स खुलते हैं करियर के, और उसको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। और जब वो अमेरिका जाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरा नई दुनिया होती है, और नई चीजें एक्सपोजर करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वो एक अचीवमेंट है, खुद में ही एक अचीवमेंट है। डिग्री तो हर कोई हासिल करता है, पर अगर कुछ वो नया करता है तो वो उसकी लाइफ में एक एडिशनल क्रेडिबिलिटी जो वो इंक्रीज करता है। तो दैट इज द थिंग, आप रिग्रेट ना करें। एक और जुनैद, वो मैंने बहुत सारे लोगों का ये सुना है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट मेडलिस्ट हो सकता हूँ, अगर मेरा सेमेस्टर स्किप हो गया तो मेरा गोल्ड मेडल का जो चांस है वो चला जाएगा। तो लोगों के ये भी खदशात होते हैं कि गोल्ड मेडल को प्रेफर करें या यूग्रेड स्कॉलरशिप को अप्लाई करके अमेरिका चले जाएं। तो आपकी इसमें क्या राय है? जैसे गोल्ड मेडल में मैं अपना बताऊंगा, देना चाहूंगा कि गोल्ड मेडल में ये है कि अगर आप अपना कोई सेमेस्टर फ्रीज करवाते हैं या आप अपने यूनिवर्सिटी के साथ रेगुलर नहीं पढ़ते,
तो मोस्टली जो HEC क्राइटेरिया और जो यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है उसमें ये है कि आपको तब गोल्ड मेडल नहीं मिलता अगर आपने अपनी कोई भी, अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज करवाया या आपने रेगुलर क्लासेस के साथ नहीं पढ़ा। सही। और सेकंड जो है वो ये है कि अगर आप एक्सपीरियंसेस की बात करें तो मैंने भी गोल्ड मेडल छोड़ा था। मेरा भी GPA अच्छा था, मैं भी बैच का टॉपर था और मैंने भी स्कॉलरशिप को प्रेफर किया था गोल्ड मेडल पर। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास गोल्ड मेडल नहीं भी है तो आपके पास एक बहुत बड़ी, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पर आप गए थे, आप इतनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर आप US से होकर आए हैं। तो स्टिल ये आपकी अपनी अपना डिसीजन है, अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप गोल्ड मेडल को प्रेफर करते हैं या फिर आप स्कॉलरशिप को प्रेफर करते हैं। मैंने जो पर्सनली किया था, मैंने स्कॉलरशिप को प्रेफर किया था। और मेरे साथ जो मोस्टली थे, लाइक जो मेरे मोस्टली अलुमनाइज वगैरह मेरे साथ हैं और जो हमारे सीनियर अलुमनाइज भी हैं उनमें भी लाइक 99% ने, ज़्यादातर ने स्कॉलरशिप को ही प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ गोल्ड मेडल। स्टिल ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको गोल्ड मेडल चाहिए या आपको फिर US का टूर चाहिए ना आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेरी है, वो ये है कि आपको जो गेट स्कॉलरशिप के कौन से बेनिफिट्स होते हैं, आप वापस आते हो तो आपको कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसान हैं। तो ये आपको रेखा बताएंगी। जी रेखा। तो अमेरिका के सबसे बड़े ये जो स्कॉलरशिप है इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं कि ऑब्वियसली इसका एक प्रोसीजर जो है ना वो काफी यूनिक है। सबसे पहले मतलब हम जो यहाँ पे भी जितनी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं वो काफी डिफरेंट है, बहुत मतलब मैनुअल होती हैं, पर ये सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो है वो समझ आता है कि चीजें वर्क किस तरह करती हैं और कम्प्लीटली मेरिट पे किस तरह वर्क करती हैं। तो पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, तो आपको एक, अगर आपका सिलेक्शन नाम भी होता है तो भी आपको एक पूरा गाइडलाइन मिल जाती है कि किस तरह ये जो बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं ये वर्क करती हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर अपने अंदर जो स्किल्स है ना वो जानने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, बट जब मैं स्टेप्स के थ्रू गुजर रही थी, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, ऑब्वियसली मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद निकल के बाहर आ रहा था। और जब इंटरव्यू में दे रही थी तो वो लीडरशिप स्किल्स मेरी खुद ब खुद बाहर आ रही थी। जो एक हिडन टैलेंट होता है ना इंसान का, वो तभी बाहर निकलता है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इंसान को अप्लाई तो करना चाहिए हर जगह पर जहां उसको मतलब लग सकता है, तो लक लक होता है और लग सकता है तो उसके अंदर जो हिडन टैलेंट्स होते हैं या जो भी उसकी हिडन क्वालिटीज होती है ना वो यहाँ पे आके निकलती है और इंसान अपने आप को पहचानता है। और जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसका पूरा जो प्रोसीजर है, आगे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो गई या सब कुछ हो गया, उसमें सारा इंसान को पता चलता है, मतलब एक बंदे को पता चलता है कि किस तरह ये वर्कअप करती है। ठीक है। उसके बाद आप एक इंडिविजुअल इंसान पाकिस्तान से अमेरिका जाते हो, लाइक इट्स लाइक 6 to 7 कॉन्टिनेंट्स आगे है वो। ठीक है। हमारे यहाँ से तो मतलब काफी दूर है, हम खुद अकेले से जाते हैं सारा वहाँ पे 6 मंथ्स वहां से पूरा अकेले रहते हैं और सारी चीजें मैनेज खुद करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट जो है वो हमें एक क्वालिटी मिलती है। उसके अलावा हमें फ्रीडम होता है, पूरा फ्रीडम अपने हिसाब से जो चीजें करनी है करते हैं। उसके बाद हमारे 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 को जो ना बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स हो गया, बकायदा मल्टीपल सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं कि आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को जो है वो किस तरह इनहेंस करोगे। वो हमें चूज करते हैं एज अ लीडर फॉर द नेक्स्ट कम्युनिटी और फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो जब वो हमें लीडरशिप स्किल्स दे रहे होते हैं तो उनका ये मोटिव होता है कि वो लीडरशिप स्किल्स को जो है वो हम अपनी कम्युनिटीज में यूज करें। तो एक लीडरशिप स्किल्स हमारे अंदर आ जाती है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने अपने लिए तो स्टैंड जरूर लेते हो, पर आप अपने सराउंडिंग एंड अराउंडिंग के भी जो है वो उसके लिए भी स्टैंड लेते हो। उसके अलावा आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक न्यू एक्सपोजर होता है। आप या अमेरिका को, जो अमेरिका में रहते हैं ना वो भी इतना नहीं घूमते जितना एक यूग्रेड का अलमनाई या दूसरे की किसी एक्सचेंज स्कॉलरशिप का अलमनाई घूमता है, क्योंकि वो वहां पे रहते हैं तो उनको तो इतना होता ही नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हम तो पाकिस्तान के किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं जाते, पर इसी तरह जब हम अमेरिका जाते हैं तो हम उसी 6 मंथ्स में पूरा अमेरिका घूमने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जाते हैं तो हमें पूरा एक्सपोजर मिलता है। और अमेरिका की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। हर चीज उनकी जो है वो डिफरेंस होता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कल्चरल डिफरेंस है और अकॉर्डिंग टू प्रोविंस डिफरेंस है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेट डिफरेंस है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती है ना वो आपको बताती है कि दुनिया किस तरह डिफरेंट चलती है। तो आपका माइंड काफी जो है वो वास्ट होता है, थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आप जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव पर्सन बन जाते हो और ओपन माइंडेड पर्सन बन जाते हो। आप मतलब बहुत अच्छा एक जो मॉडर्न दुनिया जिस तरह चल रही है उसका एक काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आप पे, और आप
लाइफ में ग्रो करते हो उनको देखकर, और एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एक यूनिकनेस पैदा होती है। और ये सिर्फ इस स्कॉलरशिप के बदौलत है कि आपको वहां पे जाने का तो मौका मिलता है, पर साथ साथ जो आपके अंदर एक हिडन टैलेंट, हिडन क्वालिटीज है ना, वो एनहांस होती हैं। उसके अलावा इस स्कॉलरशिप का कुछ भी जो है वो आपको खुद से नहीं पे करना है, वो सब कुछ आपका पे कर रही है। जैसे कि जुनैद ने स्टार्टिंग में ही बताया, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फिल होती हैं। उसके अलावा भी आपको जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है $400 का हर मंथ, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इट्स एक्चुअली अ बेनिफिट, अ प्रॉफिट है आपकी करियर में, एक एडिशन है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। और जुनैद, आपको इस स्कॉलरशिप से क्या बेनिफिट मिले? अच्छा, मुझे बेनिफिट्स जो स्कॉलरशिप्स मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लाइक उनमें रहने का भी मौका मिलता है आपको। लाइक आप 5 मंथ्स एक डिफरेंट कल्चर में आपको रहे हो, आप लाइक सारी जिंदगी आप पाकिस्तान में रहे हो, फर्ज करेंगे आप, कोई ऐसा भी होता है कुछ कहीं बाहर बाहर नहीं गया होता, लाइक मैं कहीं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था स्कॉलरशिप से पहले। सो उसमें ये होता है कि आपको लाइक डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है, आपको डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलते हैं, आपको डिफरेंट लाइक हैबिट्स अपनाने को मिलती हैं। लाइक एक हैबिट जो आपको लाइक सबसे फेवरेट जो मेरी थी वो ये थी कि लाइक आप जिससे भी मिलते हो आप स्माइल करके मिलते हो। तो उसमें लाइक इट्स अ गुड हैबिट। तो उसमें यह है कि आपको बहुत सी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको बहुत सी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप लाइक अपनी होस्ट फैमिली से मिलते हैं, आप डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिलते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो इसके अलावा अब हम आएंगे, इसके अलावा अगर किसी की क्वेरीज हों तो वो ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। तो वो उसमें फिर हम दोनों ये करेंगे कि अगर आपकी क्वेरीज ज़्यादा होंगी तो फिर हम लोग एक लाइव सेशन अरेंज कर लेंगे, मैं और रेखा। तो लाइव सेशन में ये होगा कि फिर आपकी क्वेरीज साथ साथ आपको हम लोग आंसर करते रहेंगे। तो इसके बाद फिर रेखा कुछ फाइनल कमेंट्स करना चाहें तो। तो फाइनल कमेंट्स जस्ट एक आउटलाइन है यूग्रेड के पूरे प्रोसीजर की। सबसे पहले जो है वो आपकी एप्लीकेशन होगी। अगर आप एप्लीकेशन में जो है वो एप्लीकेशन अगर आपकी पूरी कंप्लीट है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, तो एप्लीकेशन आपकी डन है। उसके बाद आपका जो है वो 1 मंथ के अंदर जो है वो आपको अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो 1 मंथ के अंदर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। वो इंटरव्यू कॉल होगी या ईमेल होगी, ठीक है, दोनों की तरफ से दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये अलर्ट रहना है, तो ठीक है। उसके इंटरव्यू की कॉल शॉर्टलिस्टिंग के बाद आ गई तो आपकी वेरियस डेट्स पे फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब आपका हो जाता है दैट मीन्स कि 50% आपका जो है वो चांसेस हैं यूग्रेड स्कॉलरशिप के, ठीक है, अगर इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू का रिजल्ट भी जो है वो भी 1 मंथ के बाद आता है। उसके बाद फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टॉफिल का टेस्ट होता है इंग्लिश का, और वीजा की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बहुत मतलब 6 मंथ्स का प्रोसीजर है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। और अगर आप एक दफा अप्लाई कर लेते हो तो मतलब एक्सपेक्ट ना करो, पर हो उम्मीद जरूर रखो कि आपका हो सकता है, बट एक्सपेक्टेशन ना रखो, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा के टाइम भी जो है वो स्कॉलरशिप खत्म, मतलब वीजा जो है वो उनकी क्लियर नहीं हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन ना रखें, उम्मीद रखें कि हो सकता है, क्योंकि जब हर साल इतने लोग जाते हैं तो उनमें से एक आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट वॉज रियली अ नाइस टॉकिंग टू माई फेलो अलमनाई, जो कि मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। और हमने सोचा कि काफी लोग हमें ऐसे ही मैसेज कर रहे हैं, और आजकल सभी मतलब जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं या उनके भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो वो हमें डेली मैसेज कर रहे होते हैं। और इतना बिजी शेड्यूल है, लाइक आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और जुनैद भी वर्किंग जॉब कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम एक एक इंसान को एक एक चीज को एक्सप्लेन करें। तो एक बहुत शॉर्ट सा पॉडकास्ट हमने बनाया था। और अगर अभी भी आपके पास क्वेश्चंस हो, जैसे जुनैद ने मेंशन किया, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर अगर हुआ तो हम जो वो लाइव सेशन अभी रखेंगे। बट आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो छोटी छोटी चीजें थी वो रिजॉल्व हो गई होंगी, और अभी आप इसको देखेंगे तो इसमें भी काफी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन जो इसको अप्लाई कर रहे हैं। इट्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, एंड कोई भी आपकी डिग्री हो, कुछ भी हो, बट आप 14 and 15 years ऑफ एजुकेशन में हो, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ एजुकेशन, नॉट फर्स्ट एंड फाइनल ईयर, ठीक है। तो आप अप्लाई करें, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर थिंग्स। थैंक यू सो मच।